हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ फिर से हाज़िर हूँ। आज हम जिस क्वेश्चन पेपर पे बात करने वाले हैं वो 21 अगस्त 2025 की इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने कल आपको इस क्वेश्चन पेपर के कुछ पीवाईक्यूज़ कराए थे। अभी मैं बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस पे बात करूँगा, लेकिन अपनी बातचीत शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक जो आपके मित्र यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। तो हम बात शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि कथन कोई भी बंदर बिडाल वंशी पशु नहीं है को सही माना जाता है तो निम्नलिखित में से किस कथन को के सही होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट के आधार पर 4 नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन 4 में से किसके एक सही होने का अनुमान लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। स्टेटमेंट क्या है? कोई भी बंदर बिडाल वंशी पशु नहीं है। ये एक तरीके का यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट है। बात की गई है कोई भी बंदर बिडाल वंशी पशु नहीं है। मैं अगर सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं एक वेन डायग्राम बना करके आपको दिखाने की कोशिश करूं, वेन डायग्राम से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक सर्कल लिए, इस सर्कल में मंकीज़ हैं और इस सर्कल में फेलाइंस है, मतलब बिडाल वंशी हैं। ठीक है, एम हो गया और यहाँ पे मैंने सी लिख दिया कैट। ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट कह रहा है कोई भी बंदर बिडाल वंशी पशु नहीं है, अगर आप इस वेन डायग्राम को देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। ओके, अब वन बाय वन हम नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन हम जज करते जाएंगे कि क्या ये सही है या गलत है। कुछ बंदर बिडाल वंशी पशु होते हैं। जब यहाँ पे ये बात कही गई है कोई भी बंदर बिडाल वंशी पशु नहीं है और आप देखिए यहाँ पर दोनों सर्कल बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, तो यहाँ पर कुछ बंदर बिडाल वंशी पशु होते हैं, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ बिडाल वंशी पशु बंदर होते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। ये दोनों के दोनों कौन से स्टेटमेंट हैं? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव हैं दोनों। तीसरा है यूनिवर्सल, सभी विडाल वंशी पशु बंदर होते हैं, सभी विडाल वंशी पशु बंदर होते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ इन्फर नहीं की जा सकती है। आप देखिए लास्ट ऑप्शन बचता है कुछ बंदर विडाल वंशी पशु नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आपका पर्टिकुलर नेगेटिव है और जो स्टेटमेंट दिया गया था वो आपका यूनिवर्सल नेगेटिव है। हम यूनिवर्सल नेगेटिव से पर्टिकुलर नेगेटिव को इन्फर कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसका अपोजिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से सही होता है। ठीक है, कुछ बंदर बिडाल वंशी पशु नहीं होते हैं, ये ऑप्शन इससे इन्फर किया जा सकता है जो हमें कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें ये कह रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जैसा कि करेक्ट ऑप्शंस में चूज़ करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य हैं? कोई भी बंदर विडाल वंशी पशु नहीं होता, कुछ बंदर विडाल वंशी पशु होते हैं, कुछ विडाल वंशी पशु बंदर होते हैं, कुछ बंदर विडाल वंशी पशु नहीं होते हैं। ठीक है, वापस से इसको हम इंग्लिश में देखेंगे। नो मंकीज आर फेलाइंस। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ तो सीधे सीधे आपको एक सबसे पहला जो फ़र्क नज़र आएगा, पहला जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे देखिए इसको, नो मंकीज आर फेलाइंस। ठीक है, ये क्या है? ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, नो मंकीज आर फेलाइंस। ठीक है, बाकी के सारे आप तीनों देखिए यहाँ पर, ये तीनों के तीनों पर्टिकुलर हैं। पर्टिकुलर में जो सबसे नीचे वाला है ये पर्टिकुलर नेगेटिव है और बाकी के दोनों जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर सम मंकीज आर फेलाइंस। ठीक, और दूसरा कहता है सम फेलाइंस और मंकीज, मतलब कुछ बंदर फेलाइंस हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ फेलाइंस तो बंदर होंगे ही होंगे। तो इनमें आपको एक समानता नज़र आएगी बी एंड सी में। ठीक है, बी एंड सी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर। और डी क्या है देखिए ज़रा, सम मंकीज आर नॉट फेलाइन, सम मंकीज आर नॉट फेलाइन, ये क्या है? ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो पर्टिकुलर नेगेटिव की समानता पर्टिकुलर अफर्मेटिव के साथ नहीं हो सकती, तो बी सी डी तो हो ही नहीं सकता, बी एंड सी यहाँ पे ऑप्शन सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे हम।
क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स कैन नॉट बोथ बी ट्रू बट कैन बोथ बी फॉल्स। ठीक है, नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट्स में से 2 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो दोनों एक साथ सही तो नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। ठीक है, इसका आप हिंदी वर्जन भी देखिए। ओके, सभी बंदर कपी होते हैं, कुछ बंदर कपी होते हैं, कुछ बंदर कपी नहीं होते हैं, कोई भी बंदर कपी नहीं होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर 2 आपके जो स्टेटमेंट हैं वो आपके यूनिवर्सल हैं, 2 स्टेटमेंट आपके जो हैं वो पर्टिकुलर हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सभी बंदर कपी होते हैं, कुछ बंदर कपी होते हैं, कुछ बंदर कपी नहीं होते हैं, कोई भी बंदर कपी नहीं होता है। ठीक, अगर आप देखिए इसको तो सभी बंदर कपी होते हैं मतलब सारे के सारे बंदर जो हैं वो एप होते हैं, ये तो हमें जो स्टेटमेंट कह रहा है। अब दूसरे स्टेटमेंट हम इसी के अकॉर्डिंग ढूंढने की कोशिश करें। दूसरा, कुछ बंदर कपी होते हैं, ठीक है, कुछ बंदर कपी नहीं होते हैं, कोई भी बंदर कपी नहीं होता है। ठीक, पहला कह रहा है सभी बंदर कपी होते हैं, दूसरा कह रहा है और लास्ट वाला कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कोई भी बंदर कपी नहीं होता है। ठीक है, तो आप देखिए जो सबसे पहला कॉन्ट्रडिक्शन जो नज़र आता है आपको इन्हीं 2 स्टेटमेंट में नज़र आएगा। ठीक है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सभी बंदर कपी होते हैं, फिर दूसरा आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई भी बंदर कपी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 आपको ऐसे दिख रहे होंगे यहाँ पर कि जो एक साथ जिनके गलत होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि एक दूसरे का कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, बाकी का आप देखिए ये ऑप्शन बी एंड सी, कुछ बंदर कपी होते हैं, कुछ बंदर कपी नहीं होते हैं, ये दोनों के दोनों कौन से हैं, ये दोनों के दोनों ये एक पर्टिकुलर पॉजिटिव है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, दूसरा पर्टिकुलर निगेटिव है। लेकिन पहले ए एंड डी में देखिए ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल, एक पॉजिटिव है एक यूनिवर्सल निगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड डी है, ठीक है, ये दोनों एक साथ सही तो नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ गलत ज़रूर हो सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इज fallacious because the major term is all pervasive and the middle term is all inclusive। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित कौन सी युक्ति दोष युक्त है क्योंकि प्रमुख पद व्यापक है और मध्य पद समावेशी है। आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि यह कमल है। सुकरात अमर है क्योंकि वह बहुत समय पूर्व दिवंगत हो गया। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। प्रत्येक वस्तु अभिधेय है क्योंकि यह गेय है। 1 बाय 1 हम सारे के सारे ऑप्शंस में ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कहाँ फैलेसी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आकाश कमल सुगंधित होता है क्योंकि यह कमल है। अगर आप इसको देखें तो यह तर्क जो है किसी एक इमेजिन चीज़ के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आकाश कमल जैसी कोई चीज़ वास्तविकता में नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो आप कह सकते हैं कि इसमें जो प्रमुख पद और जो मध्य पद का जो एक संबंध है उसके आधार पर जो बात जिस दोष को ढूंढने की बात की जा रही है वो दोष इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, दूसरा है सुकरात अमर है क्योंकि वह बहुत समय पूर्व दिवंगत हो गया था। अच्छा, अब आप देखिए कि 2 विरोधाभासी बातें यहाँ पर की गई हैं। इन्होंने कहा कि सुकरात अमर है क्योंकि वह बहुत समय पूर्व दिवंगत हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अमर भी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वो बहुत पहले मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ जो आ रही है सामने वो आत्मविरोधी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, इसमें पूछे गए फैलेसी का कोई दोष नहीं है वैसा जैसा क्वेश्चन हमें कह रहा है। तीसरा देखिए, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। ठीक है, यहाँ पर जो श्रव्यता है, ठीक है, जो ऑडिबिलिटी है उसकी शाश्वतता मतलब एटर्निटी। ठीक है, कि जो ध्वनि है वो लगातार हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये सिद्ध नहीं होता, इससे सिद्ध नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये फैलेसी भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, प्रत्येक वस्तु अभिधेय है क्योंकि यह गेय है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं हम। एवरीथिंग इज़ नेमेबल बिकॉज इट इज़ नोएबल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सब कुछ नामकरणीय है क्योंकि वह जानने योग्य है। यहाँ पर जो तर्क है इसमें
तर्क में जो दोष है उसको इसमें हम मेजर टर्म और जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एक बार यहाँ पर दिया गया है एवरीथिंग इज़ नेमेबल बिकॉज इट इज़ नोएबल। ठीक है, एवरीथिंग इज़ नेमेबल की बात की गई, ये हमारा मेजर टर्म है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा मेजर टर्म हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो मिडिल टर्म है वो क्या हो जाता है, नोएबल चीज़ है, मतलब जानने योग्य है, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो फैलेसी जिसके संदर्भ में बात की जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इज फैलेसिस बिकॉज द मेजर टर्म इज ऑल परवेसिव। ठीक है, कि जो सर्वव्यापी है, एवरीथिंग इज़ नेमेबल। ठीक है, सभी का नाम, जो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उन सभी का कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम रखा जा सकता है, नाम है। ठीक, हर चीज़ को उससे चिन्हित किया जा सकता है। दूसरा क्या कहता है कि बिकॉज इट इज़ नोएबल, जानने योग्य है। ठीक है, ये आपका मिडिल टर्म है यहाँ पर जो सर्वसमावेशी है। ठीक, तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें जिस ऑप्शन में नज़र आ रही हैं वो ऑप्शन नंबर 4 आपका है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स इज फैलेशियस बिकॉज द मेजर टर्म इज ऑल परवेसिव। मेजर टर्म ऑल परवेसिव है एंड मिडिल टर्म इज ऑल इंक्लूसिव। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इज द की टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग द थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब यहाँ पर कंप्यूटर की जनरेशन्स की बात की गई है। अगर आपको याद हो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन, ये 4 कुल मिलाकर के हमारे पास बेसिक जनरेशन्स हैं कंप्यूटर के। पहले जनरेशन में वैक्यूम आता है, वैक्यूम ट्यूब्स के आधार पे जो कंप्यूटर को तैयार किया गया था। दूसरे में आता है ट्रांजिस्टर्स के आधार पर तैयार किया गया था। तीसरे में आता है आईसीज़ के आधार पर, और चौथा आता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर्स के आधार पर तैयार किया गया था। तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन में जो हमारा की टर्म है वो कह रहे हैं थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को तैयार करने के लिए जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेटेड करंट नहीं होगा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। आईसी बेस्ड जो सिस्टम बनाया गया था वो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्रिएट द मोस्ट स्टेबल कंप्यूटर नेटवर्क विद द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसमिशन। हिंदी में भी इसको देखिए, निम्न में से कौन तीव्रतम डेटा संचारण वाले सर्वाधिक स्थिर कंप्यूटर नेटवर्क की रचना करेगा। सामान्य शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि जो डेटा ट्रांसफ़र, मतलब सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो सबसे तेज़ हो। ठीक है, अब उसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए गए। इन्होंने कहा कि पहला कह रहे हैं कि यूज़ अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट टू कनेक्ट डिवाइसेस। दूसरा कह रहे हैं कनेक्ट डिवाइसेस वायरलेसली यूजिंग मोबाइल फ़ोन। तीसरा कह रहे हैं यूज़ कोएक्सल केबल्स टू कनेक्ट डिवाइसेस इन सीक्वेंस। चौथा कह रहे हैं कनेक्ट डिवाइसेस टू अ स्विच यूजिंग ऑप्टिक फाइबर केबल। ठीक है, अब आप इसको देखिए, पहला वाला जो कह रहे हैं यूज़ अ वायरलेस एक्सेस पॉइंट टू कनेक्ट डिवाइसेस, किसी एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के द्वारा हम डिवाइसेस को अपने कनेक्ट करें। डिवाइसेस तो उससे कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वायरलेस पॉइंट से कनेक्ट होने के बाद डिवाइसेस आपस में जो डेटा ट्रांसफ़र की जो दर है वो बहुत तेज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कनेक्ट डिवाइसेस वायरलेसली यूजिंग मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट कर लें तब भी डेटा ट्रांसफ़र बहुत तेज़ होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत हुए। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, यूज़ कोएक्सल केबल्स। कोएक्सल केबल का मतलब होता है जैसे पुराने समय में आप जो डिश की केबल देखते थे ना, उसमें सबसे अंदर बीच में एक सिंगल वायर होता था कॉपर का, उसके ऊपर जो आप देखिए तो उसमें कवरिंग होती थी अलग अलग वायर्स की। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोएक्सल केबल्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यूज़ कोएक्सल केबल्स टू कनेक्ट डिवाइसेस इन सीक्वेंस। नहीं, कोएक्सल केबल्स जो होती हैं उनमें वो कनेक्शन तो कर सकती हैं डिवाइसेस का एक के साथ, लेकिन उनके अंदर डेटा ट्रांसफ़र की वो दर नहीं होती है जो बाकी वायरलेस टेक्नोलॉजी में होती है। ठीक है, चौथा कह रहे हैं कि कनेक्ट डिवाइसेस टू अ स्विच यूजिंग फाइबर, ऑप्टिक फाइबर केबल्स। तो आप जान लीजिए कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं उनमें डेटा के आदान प्रदान की गति सबसे ज़्यादा होती है। इनको
ऑप्टिक फाइबर केबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो सूचनाएं हैं वो प्रकाश के गति से भेजी और प्राप्त की जाती हैं। कभी आप देखिए तो इंटरनेट पे कभी आपको दिखाई देगा कि एक ऐसा वायर बनाया जाता है जिसमें लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं जिनके द्वारा डेटाज को बहुत बहुत फास्ट जो है यहाँ से कहीं भी भेजा जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स AE दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, ठीक है। अब 4 ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, इन्होंने दिया है OS, मेन्यू, विंडो, आइकन, GUI, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम 1 बाय 1 इन सारे ऑप्शंस को जो गैप्स हैं उसमें हम फिल करते हैं, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन, अ डैश इज एन इंटरफेस बिल्ट अराउंड यूजुअल विजुअल थिंग्स एंड विंडोज़ 11 एज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश। तो पहले वाले में क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पर पहले वाले में आएगा GUI, अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज एन इंटरफेस बिल्ट अराउंड विजुअल थिंग्स एंड विंडोज़ 11 इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS। सबसे पहले आएगा E, फिर आएगा A, ठीक है। विद दीज विजुअल थिंग्स, फिर डैश इज रीजन ऑफ द स्क्रीन यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। इसके बाद आएगा आपका विंडो, ठीक है। विंडो में हम जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन यहाँ पे जो सही आ रहा है ऑप्शन हमारा, वो आप देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है वो EACDNB। इसका आप हिंदी वर्जन भी देख लीजिए, ठीक है। हिंदी वर्जन में भी मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया के संदर्भ में ये थोड़ा सा आपको क्लिष्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3 EACDNB, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए, वेयर एज डैश इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन दैट द यूज़र कैन सिलेक्ट फ्रॉम, ठीक है। तो किस में करेगा ये, मेन्यू से आप सिलेक्ट करते हैं ना कि आपको क्या करना है। तो सबसे नीचे क्या आ रहा है, B आ रहा है, ठीक है। और सबसे शुरुआत में क्या आएगा, E आएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विद रेफरेंस टू द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप ये समझिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको बनाने के बाद बनाने वाली कंपनी ने उसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है, मतलब इसको ओपनली ऐसे डोमेन में डाल दिया है कि आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो कोड्स हैं उसको चेंज करके आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब उसको अपने यूज़ के लिए अपने अकॉर्डिंग यूज़ के लिए आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं चुकाने होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, विद रेफरेंस टू द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला ऑप्शन दे रहे हैं ये, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड। यस, सोर्स कोड के साथ आता है क्योंकि सोर्स कोड नहीं होगा तो आप उसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ये सही है यहाँ पर। B कहता है, इट अलाउज एनी वन टू मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर टू बेस्ट फिट दियर नीड्स। यस, B भी सही होगा। तीसरा कहता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एनी वन कैन यूज़ ऑन अ ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसको आपको यूज़ करने के लिए किसी भी शुल्क की मतलब शुल्क नहीं जमा करना होता। D क्या है, लिनक्स इज़ एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लिनक्स ऑल्सो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ऑप्शन नंबर D भी आपका सही होगा। तो A B and D ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाता है 1 सही पर, ठीक है। अब मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। इसमें मैलवेयर दिया गया है, ठीक है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है। अब आप देखिए 1 बाय 1 हम इस पर बात करेंगे। मैलवेयर की लिस्ट में कौन कौन से मैलवेयर है। मैलवेयर का मतलब आप समझिए कि एक तरीके का वायरस है ये, जो कंप्यूटर में खामियां उत्पन्न करता है। इन्होंने जो लिस्ट दी है इसमें ट्रैपडोर, टाइम बॉम्ब, पॉलीमॉर्फिक वायरस और मैक्रो वायरस,
4 वायरसेस के बारे में इन्होंने बात की है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है। तो हम वन बाय वन सब पे बात करेंगे। ट्रैपडोर एक तरीके का आप कह सकते हो कि ये भी एक मैलिशियस कोड होता है, ठीक है। एक तरीके का आप इसको वायरस समझो, इसको बैकडोर भी बोलते हैं, ठीक। ट्रैप डोर या बैकडोर का हम यूज़ तब करते हैं जैसे मान लो किसी के लैपटॉप में या किसी के मोबाइल में हमें अनऑथराइज एंट्री करनी होती है। मान लो कि मेरे लैपटॉप में मेरे बैंक से संबंधित कोई सूचना रखी हुई है और कोई व्यक्ति बार बार मेरे लैपटॉप को ब्रीच करके, उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करके मेरे उस इंफॉर्मेशन को वो गैदर करना चाहे, तो ट्रैप डोर यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा, जरा देखो। ये यहाँ पर triggered actions, yes, produces varying but operationally equivalent copies of itself, code that allows unauthorized quick access at a later time, ठीक है। ट्रैप डोर आपका ऑप्शन नंबर 2 से कनेक्ट हो रहा है। टाइम बॉम्ब क्या है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसा मैलवेयर होता है जो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम पर जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रिगर्स एक्शन व्हेन स्पेसिफाइड टाइम ऑकर्स। टाइम बॉम्ब एक ऐसा मैलवेयर है जो एक स्पेसिफिक डेट और टाइम जो उसमें से पहले से इम्बेड किया जाता है उसी पर वो एक्टिव होता है। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 4, ए का 2 एंड बी का 4। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो किसी सिस्टम में घुसने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को जो है वो लगातार बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ वो एक चालाकी और करता है कि वो जितनी भी अपनी कॉपीज़ बनाएगा उसमें वो अपने कोड्स को चेंज करता जाएगा, ठीक है। अपने कोड्स को चेंज करता जाएगा, इसलिए चेंज करता है कि अगर मान लो कि कोई एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी एक वायरस को पकड़ भी ले, ठीक है, तो जो उसने अपना दूसरी कॉपी बनाई है जिसमें उसने कोड चेंज कर दिया है वो पकड़ में ना आए, उसके साथ ये क्या कहते हैं, इसने ये चालाकी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसेस वेरिंग बट ऑपरेशनली इक्विवेलेंट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी का ऑप्शन नंबर 1। और मैक्रो वायरस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 केवल आपके पास बचता है, इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेटेड रादर देन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज वॉज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड कंप्लायंस पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एट दोहा। हिंदी में भी आप देखिए, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी पर दोहा में क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी अनुपालन अवधि में विचार किया गया था, ठीक है। तो जो इसकी पहली वो हुई थी कंप्लायंस, उसमें हम देखते हैं जो इसका पहला एक तरीके से जो समिट थी, जो पहली मीटिंग थी, उसमें 3 को इसमें से रखा गया था। पहले वाले में कौन कौन से थे, उसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, ये रखा गया था, और परफ्लोरोकार्बन्स, ये पहले में रखे गए थे 3 के तीनों, ये और ये, ठीक है। ये वाला पहले में नहीं रखा गया था, ये वाला दूसरे में रखा गया था, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये दूसरे में रखा गया था। हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। पार्टिकुलेट मैटर टर्म्स है, फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अभी कह रहे हैं कि एरोसॉल, नैनो पार्टिकल्स, स्मोक, फाइन पार्टिकल्स, इसको आप जो इसकी जो रेलेवेंट मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, उसके साथ आप मैच कीजिए। सीधी सी बात है, नैनो पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? नैनो पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो साइज़ होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर से जो है वो कम हो, ठीक है। तो आप देखिए कि बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे इस 3 से जो है कनेक्ट हो रहा। अब दूसरा आप देखो फाइन पार्टिकल्स, यस, फाइन पार्टिकल्स क्या है? फाइन पार्टिकल्स एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो साइज़ होती है वो 2.5 माइक्रोमीटर से जो है वो कम होती है। तो सीधी सीधी हमारे पास ये 2 ऑप्शन तो हमारे सामने बिल्कुल सीधे ही आ गए। तो हम देखते हैं बी का 3 किस में सही हो रहा और डी का 2 किस में सही हो रहा। बी का 3 और डी का 2, हमारे पास ऑप्शन नंबर ये सही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, बी का 3 और डी का 2, यस, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे सही हो रहा। अच्छा, एरोसॉल देखो, एरोसॉल जो है वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, जो हवा में सस्पेंड करते हैं, ठीक है, हवा में सस्पेंड करते हैं
ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कभी कभी हानिकारक होते हैं अगर अंदर चले जाएं, इनहेल कर लें हम इनको तब। ठीक है। स्मोक क्या है? स्मोक है पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कॉम्बिनेशन विद मिक्सचर ऑफ कार्बन वोलाटाइल्स। यस, स्मोक सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं ये। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रतिपुष्टि का एक उदाहरण है? सागर वायु से कार्बन डाइऑक्साइड हटाते हैं। तापन से वायु में जल वाष्प बढ़ती है। हिम आच्छादन में कमी और हिम किनारों के पिघलने से सूर्य का परावर्तन घट जाता है। वैश्विक तापमान के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। इसके इंग्लिश वर्जन को हम देखते हैं। 1 बाय 1 हम सारे के सारे ऑप्शंस पे हम बात करते हैं। यस, तो जो पहला ऑप्शन है, ओशंस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। यस, ओशंस जो है वो आप सभी को पता है कि वो सारे ऑप्शंस को हम एक बार फिर से देखेंगे। ओशंस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वार्मिंग इंक्रीजेज वाटर वेपर इन एयर, स्नो कवर्स लॉस एंड आइस शेल्फ मेल्ट रिड्यूस सन्स रिफ्लेक्शन, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको पहले ये समझना होगा कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में। इन्होंने जो कुछ भी बात कही है ये क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में पूछा है, तो आप इसको पहले समझिए कि नेगेटिव फीडबैक होता क्या है। नेगेटिव फीडबैक समझिए कि एक ऐसी साइकिल है जो मतलब किसी प्रोसेस को धीमा करता है, उसे स्थिर करने में मदद करता है। यानी जब कोई चेंज हो तो सिस्टम उसी दिशा में बढ़ने के बजाय उसे रोकने की कोशिश करे। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इसी का जस्ट अपोजिट है। एक ऐसी साइकिल जो किसी भी चेंज को और बढ़ा देता है, यानी जैसे तापमान बढ़े तो ऐसी चीज़ें हों जिससे तापमान और भी बढ़ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना क्या है, नेगेटिव फीडबैक वाले सिस्टम को हमें देखना है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम हमारे सामने जो यहाँ पे है वो ऑप्शन किस ऑप्शन में आ रहा है? पहला कहता है कि ओशंस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है समुद्र उसे अवशोषित करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की जो गति होती है वो धीमी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन नंबर पहला है ये जस्ट नेगेटिव फीडबैक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस आप देखिए। पहले वार्मिंग इंक्रीजेज वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि जितना ज़्यादा मतलब वार्मिंग होगी, अधिक तापमान, ठीक है, अधिक तापमान से जो है जो जलवाष्प है वो अधिक होगा, मतलब पानी जो है वो अधिक वेपराइज होगा। जब पानी वेपराइज होगा तो जो जो वाटर वेपर होती है ये भी एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है, ये भी तापमान को बढ़ाने में क्या कहते हैं अपना सहयोग देता है, तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक है। तीसरा कहता है स्नो कवर लॉस एंड आई सेल्फ मेल्ट रिड्यूस सन्स रिफ्लेक्शन, मतलब बर्फ़ पिघलने से जो सूर्य के परावर्तन की क्षमता है वो घटती है, अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है और अधिक बर्फ़ पिघलती है। जैसे कि बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा कि अधिक ऊष्मा जो है अवशोषित करेगी बर्फ़, क्योंकि जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ पे जो लाइट गिर रही है उसको अवशोषित करेगी, और जहाँ उसने उसको अवशोषित किया बर्फ़ और पिघलेगी। तो ये भी एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है, अब जो चौथा है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये किसी तरीके का इसमें कोई फीडबैक नहीं है, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है जो सही है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही होता है। तो इसको आप समझिएगा, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक को ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव फीडबैक में अगर कोई घटना घट रही है तो उसके संदर्भ में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी इसमें भी इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, कि अगर तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ने के साथ फिर जलवाष्प बढ़ेगा तो एक तरीके का आपका जो ये तापमान है धरती का वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखिए कि जो समुद्र होता है
वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ठीक है, जब वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती चली जाती है तो समुद्र क्या करता है, उसको अवशोषित करने लगता है। जब वो उसको अवशोषित करता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग की जो गति है वो धीमी होने लगती है। मतलब यहाँ पे प्रोसेस जो है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब धीमा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये निगेटिव फीडबैक कहा जाएगा। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज कैन्स, बैटरीज, प्लास्टिक एक्सेट्रा जनरेट माइक्रोप्लास्टिक्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डायोक्सिन्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिल्स। फिर से जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उनको रिपीट करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, डायोक्सिन्स, पॉलीक्लोरिनेटेड। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से हिंदी में भी देखते हैं, हिंदी वर्जन इसका देखते हैं। यस, ठोस अपशिष्ट जैसे केन, बैटरियाँ, प्लास्टिक आदि जलाने से उत्पन्न होते हैं। क्या क्या उत्पन्न होते हैं, ये कह रहे हैं कि चार पांच चीज़ें उन्होंने दी हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डायोक्सिन्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स और हेलोन्स। अब अगर कोई ठोस अपशिष्ट जलाया जा रहा है, मतलब सॉलिड वेस्ट अगर जलाया जा रहा है, तो जलाने से निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होंगी, ये आपको बताना है। वापस से इसका हम इंग्लिश वर्जन देखिए। तो माइक्रोप्लास्टिक्स, अगर आप सॉलिड वेस्ट को जला रहे हैं, जैसे कि केन्स हो गए, बैटरीज हो गई, ठीक है, प्लास्टिक का कोई भी सामान हो गया, अगर आप उसको जलाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ किंचित मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स उससे जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक, माइक्रोप्लास्टिक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्यों नहीं सही होगा, CFCs क्यों नहीं सही होगा बताओ? क्योंकि ये जो होता है ये रेफ्रिजरेटर्स और फ्रिज में जो कंप्रेसर काम करता है, कंप्रेसर जो कूल करता है पूरे उस यूनिट को, उसको ठंडा करने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अगर हम कोई सॉलिड वेस्ट अगर हम जलाते हैं तो उसके जलाने से CFCs प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगी। ठीक, डायोक्सिन्स, यस, डायोक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। जब भी आप कोई भी सॉलिड वेस्ट जो है वो जलाते हैं तो उससे डायोक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, PCBs, यस, जब भी आप किसी बैटरी को, जब भी जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं, जब भी आप उनको जलाते हैं या जब आप उनको जो है वो डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं आग में, तो उनसे जो जो हानिकारक तत्व निकलते हैं उसमें ये ऑप्शन डी भी एक ऑप्शन होता है। तो और हेलॉन्स क्या है, हेलॉन्स के बारे में आप इसको पहले आप समझिए, हेलॉन्स क्या होते हैं। हेलॉन्स जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है, मतलब आग को बुझाने के लिए प्रयोग में जो लाए जाने वाली जो 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 चीज़ होती है उसमें इसका प्रयोग होता है हेलॉन्स का। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपके पास सही बचता है वो है A, C and D। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। नेचर ऑफ सब्सटेंसेस दिया गया है, ठीक है, फिर उसका इफेक्ट दिया गया है। पहला कह रहे हैं कि इसको आप हिंदी में भी देखिए, पदार्थों की प्रकृति दी गई है, फिर उनके प्रभाव पर उनका प्रभाव कैसा है ये लिखा गया है उसके बारे में। ठीक है, एलर्जन, कार्सिनोजन, म्यूटाजन और टेराटोजन। अब इनका प्रभाव कैसा होता है इसके बारे में दूसरी सूची दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे आसान जो मेरे लिए है, जिसको कि मैं जानता हूँ, कार्सिनोजन, ये कैंसर का कारक होता है। ठीक है, म्यूटाजन जो होता है ये आपकी जो आपका जो DNA होता है, DNA को चेंज करने की, DNA को प्रभावित करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो हम पहला कार्सिनोजन जो है ये नंबर 1 से कनेक्ट होगा, और म्यूटेजेंस जो है ये आपका कनेक्ट होगा सब्सटेंसेस दैट कैन डैमेज और ऑल्टर जेनेटिक मटेरियल। यस, इससे हो जाएगा C का हो जाएगा 4। ठीक है, और एलर्जेंस क्या होता है, एलर्जेंस का मतलब ये होता है कि ये बॉडी के अंदर आपके जैसे भी कोई वायरस जो है घुसता है तो जो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको सबसे पहले ट्रिगर करता है। ठीक है,
तो सब्सटेंसेस दैट कैन हैम्पर एम्ब्रॉय ग्रोथ, सब्सटेंसेस दैट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका ऑप्शन थर्ड, ठीक है। और टेरोजेंस का मतलब हो गया कि जो भ्रूण होता है उसके विकास में ये जो है उसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आप देखिए, ए का हो गया 3 और बी का हो गया 1, ए का 3 बी का 1, और डी का हमारा क्या है यहाँ पे? डी का हमारा 2 सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अ ब्रिटिश ऑफिशियल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु वाज इंटरेस्टेड इन हायर लर्निंग इन इंडिया वाज। हायर लर्निंग इन इंडिया में ऐसा कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जो बहुत इंटरेस्टेड था? सभी जानते हैं सर, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो है वो लगभग 18वीं शताब्दी में भारत आया था, और वो खासकर जो भारतीय साहित्य है, भारतीय कला, उससे बहुत प्रभावित थे विलियम जोन्स। ऑप्शन 4। 16, the National Education Policy 2020 supported the idea of science-only education, fragmented research, rigorous specialization, segregating humanities and science। इसका हिंदी भी वर्जन देखिए आप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित विचार का समर्थन किया गया है: केवल विज्ञान की शिक्षा, खंडित अनुसंधान, कठोर विशेषज्ञता, मानविकी और विज्ञान को पृथक करना, ठीक। इसमें जो बात जिस पर क्या कहते हैं स्पेशल फोकस किया गया है वो है रिगरस स्पेशलाइजेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि छात्र जो है वो किसी एक फील्ड को लेकर के उसमें स्पेशलाइजेशन जो है अर्जित करे, रिगरस स्पेशलाइजेशन, ठीक है। साइंस ओनली एजुकेशन हो नहीं सकता। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है केवल विज्ञान आधारित शिक्षा की बात नहीं करती है, वो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस की भी बात करती है। फ्रैगमेंटेड रिसर्च की बात नहीं करती है, मतलब रिसर्च को तोड़ तोड़ करके टुकड़ों में करना, उसकी बात नहीं करती है। सेग्रीगेटिंग ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस, मतलब ह्यूमैनिटीज़ मतलब मानविकी और विज्ञान को अलग अलग कर देना, इसकी भी बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं करती है। किसकी बात करती है? रिगरस स्पेशलाइजेशन की। छात्र या विद्यार्थी जिस विषय को पढ़ रहा है, जिस क्षेत्र को जानने की कोशिश कर रहा है, उसमें विशेषज्ञता हासिल करे, ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? द कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आइडेंटिफाइड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 आर पॉलिटिकल एफिलिएशन, करिकुलम, पेडागोजी, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, हायर फी। सीधी सी बात है, ऑप्शन सारे आपको सही दिख ही रहे हैं। करिकुलम की बात करेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पेडागोजी की बात करेगा और कॉन्टिन्यूस असेसमेंट की बात करेगा। पॉलिटिकल अफिलिएशन की जैसी कोई बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है ही नहीं। और हायर फ़ी की बात नहीं की गई, क्योंकि जो एजुकेशन है वो उस पर सबका अधिकार है, तो एजुकेशन को कम से कम खर्चीला बनाया जा सके, इसकी भी बात उस पर की गई है, तो हायर फ़ी नहीं होगा। तो बी सी एंड डी आपका ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ टू सेट अप देयर कैंपसेस इन इंडिया। भारत में अपना परिसर स्थापित करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए निम्नलिखित में से कौन से मानक निर्धारित किए गए हैं? विदेशी विश्वविद्यालयों को भारतीय विनिर्माण उद्योगों में अवश्य ही निवेश करना चाहिए, क्या ऐसा है? दूसरा कहता है उन्हें वैश्विक रैंकिंग में शीर्षस्थ 500 विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त होना चाहिए। तीसरा, उन्हें वैश्विक रैंकिंग में शीर्षस्थ 500 विश्वविद्यालयों में विषयवार श्रेणी में स्थान प्राप्त होना चाहिए। चौथा कहता है उन्हें शिक्षण और शिक्षणेतर कार्य के लिए केवल भारतीयों को नियुक्त करना चाहिए। पांचवा कहता है उन्हें विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट सुविज्ञता युक्त होना चाहिए। सुविज्ञता युक्त, ठीक है। अब आप देखिए कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में आ रही हैं, उनको अपना कैंपस सेटअप करने के लिए इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ मूलभूत चीज़ों पे बात की है।
पहले ही तो उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है इन्वेस्ट करें यहाँ करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल ही नहीं कहा है, ये तो होगा ही नहीं। दे शुड हैव सिक्योर्ड पोजीशन विद इन द टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग। भारत सरकार का कहना है कि जो विश्वविद्यालय वो ग्लोबल रैंकिंग की टॉप 500 में आते हैं वो विश्वविद्यालय हमारे यहाँ आकर के अपने कैंपसेस खोल सकते हैं, ये बात उन्होंने कही है। दे शुड हैव सिक्योर्ड पोजीशन विद इन द टॉप 500 इन ग्लोबल रैंकिंग इन द सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी। ठीक है, ये भी इन्होंने बात कही है कि कोई विश्वविद्यालय साइंस के लिए बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता है, कोई ह्यूमनिटीज़ के लिए, कोई आर्ट्स के लिए, तो ये इन्होंने बात कही है। दे शुड एम्प्लॉय ओनली इंडियंस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग। एम्प्लॉयमेंट में क्या केवल इंडियंस को ही टीचिंग और नॉन टीचिंग में डाला जाना चाहिए? भारत सरकार ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। ठीक है, दे शुड पजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टीज़ इन द स्पेसिफिक एरिया। यस, कोई भी विश्वविद्यालय है, हो सकता है कि वो साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा उसका अचीवमेंट हो, तो ये बात सही है कि दे शुड पजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपर्टीज़ इन स्पेसिफिक एरिया। तो बी सी एंड ई आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, अब 5 ईयर प्लान की बात की गई है और एजेंसी सेटअप, मतलब किस किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत कौन कौन सी एजेंसीज जो है वो सेटअप की गई थी। हिंदी में भी देखिए इसको, अच्छा इसका हिंदी वर्जन नहीं है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसमें ये कह रहे हैं कि एजेंसी जो सेटअप की गई है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स फॉर साइंटिफिक स्टडी, 2 रूरल इंस्टीट्यूट्स इन वर्धा एंड मैसूर। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है इसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को सेटअप करने की बात की गई थी, ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे सही हो रहा है। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या बात की गई थी? यस, एंड थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये बात की गई थी कि जो स्पेशलाइजेशन है डिपार्टमेंट्स का, ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज़ का, वो अलग अलग होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी, इसकी बात की गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। यस, थर्ड 5 ईयर प्लान में किसकी बात की गई थी? जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनकी बात, मतलब जो कॉलेजेस हैं उनको स्वायत्त करने की, मतलब कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो कुछ हद तक अपनी गतिविधियों को, कुछ हद तक अपने करिकुलम को, कुछ हद तक अपने शिक्षा प्रदान करने की नीतियों को बदल सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, ये उनकी ऑटोनॉमी माना जाता है। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में कॉलेजेस को ऑटोनॉमस की जो है उपाधि देने की भी बात की गई थी। और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 रूरल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की बात की गई थी, एक मैसूर में और एक वर्धा में। वर्धा में आपको पता है कि जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, वहाँ मतलब फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इसको स्थापित करने की बात की गई थी। यस, तो हमारे पास जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 2, A2, 3, C4, D1। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।